गुड मॉर्निंग सभी विद्यार्थियों को सीसी ऑनलाइन एजुकेशन कक्षा में हार्दिक स्वागत अभिनंदन। हमारा जो बायोलॉजी का जो चैप्टर चल रहा था उसमें तीसरा लेसन था जिसमें हम पढ़ रहे थे परागण की क्रिया। परागण की क्रिया में हम आज का जो पॉइंट है वो परागण की क्रिया के लिए अनुकूलन में हमने एक लिंगिता पढ़ा था, ठीक है। इसके अलावा जो उभयलिंगिता है, ये सारे पॉइंट पढ़ने के उपरांत हमारा जो चौथा पॉइंट चल रहा था विषमवर्ती एकाग्रता पढ़ा था, ये सारे पॉइंट। अब इसमें हमारा जो आज का पॉइंट रहेगा वो अनुकूलन के प्रकार में कल 3 पढ़ लिए थे हमने। क्या पढ़े थे? 3 पॉइंट पढ़ लिए थे। तो आज हमारा चौथा जो पॉइंट है वो है हर्कोगेमी। क्या है? पर परागण की क्रिया के अनुकूल में हमारा जो पॉइंट है वो है हर्कोगेमी। ध्यान से देखना, परीक्षा में पूछेगा ये हर्कोगेमी क्या है। सीधी सी बात है, मैं यहाँ पर पुष्प का चित्र बना रहा हूँ, या देखना एक बार, ठीक है, फिर उसमें बता रहा हूँ मैं कि हर्कोगेमी क्या होता है। ये हमारे पास वृत्तिका है। क्या है? ये वृत्तिकाग्र, ठीक है। ये यहाँ पर क्या है हमारे पास? अंडाशय है। क्या है? अंडाशय बीजांड आ गया। ये मैंने यहाँ पर क्या बना दी, इसमें बाह्य दल और दलपुंज हरे रंग के होते हैं, ऐसे हरे रंग के बना दिए मैंने। इसके अंदर मैंने यहाँ पर क्या बना दिया है? ये बीजांड बना दिया है। क्या बना दिया है? बीजांड, ठीक है। हर्कोगेमी बता रहा हूँ क्या है। ये हमारे पास क्या है? ये पराग कोश की संरचना है, ठीक है। ये इधर हमारे पास क्या है? पराग कोश, ये बन गया। अब यहाँ पर क्या होता है इसमें? हर्कोगेमी का मतलब ये होता है कि हमारे पास ये पुष्प है, इसमें पराग कोश है, उसमें क्या है? परागकण है। ये परागकण यहाँ से बिखर कर इस वर्तिकाग्र पर नहीं आ सकते, ठीक है ना। यानी किसी ना किसी कोई अवरोधक के कारण इस पुष्प के परागकण इस पुष्प की वर्तिकाग्र पर नहीं आ सकते या अंकुरित नहीं हो सकते, तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? हर्कोगेमी। इसमें यहाँ पर क्या है? कोई भी अवरोधक हो सकता है। क्या हो सकता है? अवरोधक। उस अवरोधक के कारण क्या होता है? परागकण यहीं रुक जाते हैं, इधर ही रुक जाते हैं और वर्तिकाग्र पर नहीं पहुंचते, तो हमारे पास वो क्या कहलाएगी? प्रक्रिया हर्कोगेमी। कैल्सीफिरोलिक कुल के पादप हैं उनमें, और एक होता है कौन सा? कीटाहारी। क्या है हमारे पास? कालेहारी पादप है। उस पादप की में ये विशेषता होती है कि उसमें परागण की क्रिया संपन्न नहीं हो सकती, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूं कुछ पादपों के पुष्पों में, कुछ पादपों के पुष्पों में एक विशेष प्रकार का अवरोधक पाया जाता है। अवरोधक पाया जाता है जो परागकणों को वर्तिकाग्र पर पहुंचने से रोकने का कार्य करता है। यानी हमारे पास जो वर्तिकाग्र है उस पर परागकणों को क्या करता है? रोक देता है उससे पहले ही, ठीक है।
तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हर्कोगेमी कहा जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब परागकोश का स्फुटन हो जाता है तो परागकोश के स्फुटन से क्या होते हैं, परागकण वर्तिकाग्र पर न पहुंचकर दूसरे किसी स्थान पर बिखर जाते हैं, तो उसे भी क्या कहते हैं, हर्कोगेमी कहा जाता है। तो यहाँ पर सीधी सी बात हो गई कि कुछ पादपों के पुष्पों में एक विशेष प्रकार का अवरोधक पाया जाता है जो परागकणों को वर्तिकाग्र पर पहुंचने से रोकने का कार्य करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, हर्कोगेमी क्रिया कहा जाता है। किसमें होता है ये, कैल्सीपिरोली या कलिहारी, ठीक है ना। जैसे उदाहरण लिख दो इसका, कलिहारी पादप और कैल्सी फिरेली पादप, ठीक है। इन दोनों पादपों में क्या होता है, यानी हर्कोगेमी की प्रक्रिया पाई जाती है, ठीक है। हमारे पास परागकण के अनुकूलन का जो 5वां पॉइंट है वह है विषमवर्ती काग्रता। क्या है, विषम वर्ती काग्र। नाम से ही पता चल रहा है विषमवर्ती काग्र का मतलब होता है, देखो इसमें 2 प्रकार की संरचना होती है। क्या होती है, 2 प्रकार की संरचना। मैं यहाँ डायग्राम बना रहा हूँ, एक बार आप देखना यहाँ पर ध्यान से, ठीक है भाई। विषमवर्ती काग्रता क्या होती है, 2 चित्र बना रहा हूँ यहाँ पर। एक तो हमारे पास ये पुष्प है, ठीक है, ये बना दिया हमने, इसमें ये बाह्य दल बना दिए हमने, ये बन गए। अब देखना इसमें ये परागकोश मैंने यहाँ बनाए हैं, क्या कर दिए मैंने, यहाँ बना दिए, ठीक है। ये परागकोश बन गए, यहाँ पर दिख रहा है सबको, ये बन गया, ठीक है। ये इसमें यहाँ पर क्या है, अंडाशय है। दूसरा हमारे पास एक पुष्प है जिसकी हमारे पास क्या है, इसकी वृत्तिका है, ये वृत्तिका, ये इसका अंडाशय, ठीक है। ये इसके हमारे पास क्या हो गए, बाह्य दल, ठीक है। ये संरचना हो गई। और ये इधर हमारे पास इसमें क्या हो गए, परागकोश। क्या हो गए, परागकोश। अब तुम्हें डायग्राम में दिख रहा होगा कि एक पुष्प तो ऐसा है जिसमें वर्तिकाग्र क्या होती है, वर्तिका बिल्कुल छोटी होती है, और परागकोश यानी पुंकेसर क्या होते हैं, लंबे होते हैं, ठीक है। और दूसरा हमारे पास पुष्प है जिसमें वर्तिका क्या है, लंबी है, और परागकोश क्या है या पूतंत्र क्या है, छोटे हैं। तो ऐसे पुष्प होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, विषमवर्ती काग्र। अब इसमें क्या होता है, जब मान लेना यहाँ पर इसमें परागकोश है हमारे पास, क्या है ये, परागकोश, ठीक है। ये परागकोश है। इस परागकोश में जब इस परागकोश का स्फुटन होता है तो इससे क्या बाहर निकलते हैं, परागकण बाहर निकल गए। अब ये परागकण क्या होते हैं, कहाँ नहीं पहुंचे, वर्तिकाग्र पर पहुंचते ही नहीं है। कहाँ नहीं पहुंचे, वर्तिकाग्र पर नहीं पहुंचे, तो क्या इसमें स्वपरागण होगा, नहीं होगा। क्या होगा, स्वपरागण की क्रिया होगी क्या इसमें, जब उसी पुष्प के परागकण उसी पर गिरते हैं तो ये क्या कहलाता है, स्वपरागण कहलाता है। लेकिन वर्तिकाग्र की संरचना ऐसी रह गई कि इसमें इसी पुष्प के परागकण वर्तिकाग्र पर नहीं जा सकते। जब वर्तिकाग्र पर नहीं जा सकते तो कौन सा परागण होगा, पर परागण होगा। तो पर परागण क्रिया के लिए अनुकूलता क्या हो गई, विषम वर्तिकाग्रता। यानी या तो वर्तिकाग्र क्या होनी चाहिए, परागकोशों से लंबी होनी चाहिए यानी पुंकेसर से, या फिर क्या होना चाहिए, वर्तिकाग्र का भाग है वो क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, और पुतंतु यानी परागकोश क्या होने चाहिए, लंबे होने चाहिए। अब इसमें यहाँ पर जब ये परागकोश का स्फुटन हो जाएगा, इसमें यहाँ पर तो परागकोश का स्फुटन होगा तो परागकण क्या हो जाएंगे, बिखरेंगे, दूर जाकर गिरेंगे, और वर्तिकाग्र पर क्या होगा, नहीं गिरेंगे। तो कौन सा पर परागण होगा, परागण, पर परागण, ठीक है। तो हमारे पास संरचना ये होगी कि पर परागण की विषमवर्ती काग्रता, यानी
कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनमें क्या होता है, वर्तिकाग्र छोटी होती है, वर्तिका एवं वर्तिकाग्र क्या होती है, छोटी होती है, और पुंकेसर या पुतंतु क्या होते हैं, लंबे होते हैं, जिसे स्वपरागण की क्रिया संपन्न नहीं होती है। कुछ पादप ऐसे होते हैं, ठीक है ना, जिनमें क्या होता है, पुंकेसर की लंबाई क्या होती है, अधिक होती है, और इनकी लंबाई क्या होती है, कम होती है। तो इसे हम क्या कहेंगे, विषमवर्तिकाग्रता। तो मैं लिख देता हूं, कुछ पादपों के पुष्पों में वर्तिकाग्र एवं वर्तिका छोटी होती है। जिसे स्वपरागण की क्रिया संपन्न नहीं होती है। समझ गए? और क्या होती है, और परपरागण की क्रिया संपन्न होती है। समझ गए? यहां पर क्या होगा, परपरागण क्रिया संपन्न होगी। ठीक है, तो ये क्या होगी, अनुकूलनता। कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनमें यहां पर क्या होता है, इसमें लिखा है मैंने कि वर्तिका, और ये तो क्या होती है, छोटी। ठीक है, और कुछ पादप ऐसे होते हैं, लिख दो, कुछ पादप ऐसे होते हैं, कुछ पादपों के पुष्प की वर्तिका क्या होती है, पुंकेसर से लंबी होती है। तो परपरागण की क्रिया ही संपन्न होती है, क्रिया ही संपन्न होती है। समझ गए? यदि हमारे पास वर्तिका लंबी रहेगी और पुंकेसर क्या रहेंगे, छोटे रहेंगे, तो भी हमें क्या होगा, विषम वर्तिकाग्रता यानी परपरागण की क्रिया ही होगी। और यदि पुंकेसर लंबे होंगे, वर्तिका छोटी होगी, तो भी हमारे पास क्या हो जाएगा, विषम वर्तिकाग्रता यानी स्वपरागण की क्रिया संपन्न न होकर क्या होगी, परपरागण की क्रिया संपन्न हो जाएगी। ठीक है, ये हमारे लिए क्या थे, परागण की क्रिया के लिए अनुकूलन थे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। अगला हमारा जो पॉइंट है वो है कि परागण की क्रिया के लिए कौन कौन सी विधियां आवश्यक है या माध्यम। ठीक है, तो परागण की क्रिया के लिए माध्यम या परागण की क्रिया की विधियां, जो भी आपको वीडियो देखने के लिए मिलता है उसको आप ध्यान से देखा करो। कोई चीज़ समझ में नहीं आए कमेंट बॉक्स में लिखा करो। मैं जिन प्रश्नों के उत्तर पहुंचता हूं उनके प्रश्न भी बच्चे कमेंट बॉक्स में नहीं देते हैं। इससे ऐसा लग रहा है कि आप या तो वीडियो देखते नहीं, या फिर आपको समझ में नहीं आता, या फिर आप पूछते नहीं। ठीक है, इसलिए अब हमारा आप पॉइंट चलेगा परपरागण की विधियां। क्या चलेगा, परागण की विधियां।
ठीक है। पर परागण की विधियों का मतलब समझ गए होंगे, या परागण की क्रिया के लिए माध्यम। पर परागण क्या है कि जब एक पुष्प के परागकण, ध्यान से सुनना यहाँ पर, जब एक पुष्प के परागकण, ठीक है, या एक पादप के पुष्प के परागकण दूसरे पादप के पुष्प की वर्ती कागर पर पहुंचते हैं तो क्या कहलाता है? पर परागण। अब हमें यहाँ ध्यान देने की बात यह है, मैं यहाँ पर डायग्राम बना रहा हूँ पहले, ठीक है, एक बार समझ लेना आप। यहाँ पर हमारे पास एक पुष्प है, ये क्या है? एक पुष्प है, ये रहा, दिख गया? ये पुष्प का हमने क्या बना दिया? डायग्राम बना दिया, ठीक है। ये इसमें हमने क्या बना दिया? बीजांड है, और ये हमारे पास क्या है? पराग कोश। ये इधर हमारे पास क्या है? पराग कोश। समझ गए? ये एक पुष्प है, यानी एक पादप का पुष्प। दूसरा हमारे पास यहाँ एक पुष्प और बना रहा हूं मैं, ठीक है, दो पुष्पों की आवश्यकता पड़ेगी, तो यहाँ पर ये दूसरा पुष्प बना दिया। बन गया? ये इसमें बाह्य दल भूतंतु बना दिया, और ये हमने यहाँ पर क्या कर दिया? इसका परागकोश। एक अलग पादप का पुष्प है और ये एक अलग पादप का है, दिख गए दोनों? अब यहाँ पर देखना, ये मैं जो विधियां बता रहा हूं ये क्या है? ये परागकोश है, इसमें क्या है? परागकण। समझ गए? ये परागकोश जब फटेगा तो इसे क्या निकलेंगे? यहाँ पर परागकण निकलेंगे। अब ये परागकण है, यहां से इस पुष्प की इस वर्ती कागर पर आएंगे, क्या आएंगे? यदि ये इसी पर आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? सब परागण हो जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है? हम पर परागण पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जब एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प पर, या एक पादप के पुष्प के परागकण दूसरे पादप के पुष्प की वर्ती कागर पर पहुंचते हैं, यहां से यहां पहुंच गए, तो ये कौन सी क्रिया हो गई हमारे पास? ये पर परागण, ठीक है। अब ये पर परागण क्रिया हो गई, तो अब ये जो परागण यहां पहुंचा है, क्या हुआ है? हमारे पास यहां पर ये परागकण पहुंचा है, ये किस माध्यम से आया है? इन माध्यमों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? परागण की विधियां। समझ गए कि हमारे पास ये परागकण है, ये कैसे आता है, इसको लेकर कौन आता है? तो लेकर आने वाली विधियां ये हमारे पास क्या है? चार हैं। क्या है? चार। एक तो होती है वायु परागण विधि। कौन सी होती है? वायु परागण। दूसरी होती है हमारे पास जल परागण। क्या होती है? जल परागण। तीसरी होती है हमारे पास कीट परागण। क्या होता है? कीट परागण। और चौथी होती है हमारे पास जंतु परागण। ठीक है, तो यहाँ पर हम परागण की विधियों में हमारे पास जो पहला पॉइंट है वो पढ़ेंगे हम वायु परागण। क्या पढ़ेंगे? वायु परागण। ठीक है, अब ध्यान से देना, यहां पर समझने की बात है। वायु परागण का मतलब हो गया कि परागकण उड़कर कहां से जाएंगे, इसी डायग्राम में समझ लेना। यहां पर यह हमारे पास क्या है? वायु है, हवा बोलते हैं इसको, लेकिन यहां पर हम हवा नहीं लिख सकते। हवा क्या होती है? ठीक है ना, वायु लिखना पड़ता है हमें। तो ये वायु द्वारा क्या हो रहा है? यहां पर परागण की क्रिया हो रही है। ठीक है, अब यहां पर हमें क्या है? वायु परागण होगा तो पहली बात परिभाषा बनाएंगे हम कि जब किसी पुष्प के परागकोश से परागकण, क्या लिखो यहां पर, जब किसी पुष्प के परागकोश से क्या परागकण वायु द्वारा
दूसरे पादप के पुष्प की वृत्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? वायु परागण। तो उसे वायु परागण कहा जाता है। समझ गए? ये वायु परागण था। किस किस में होता है? यहां पर देखो उदाहरण लिख रहा हूं हम, यहां लिख रहा हूं मैं, मक्का पादप है हमारे पास। क्या है? मक्का। गेहूं है, बाजरा है, ठीक है, ताड़ का वृक्ष है। इन सब में अधिकांश में क्या होता है? वायु के द्वारा ही परागण की क्रिया हो जाती है, ठीक है। आदि, ठीक है। लेकिन अब हमें यह पता होना चाहिए कि जिन पादपों में वायु द्वारा परागण की क्रिया होती है उनके परागकण की तो क्या विशेषता होनी चाहिए और वृत्तिका की क्या विशेषता होनी चाहिए? तो यहां पर हम लिखेंगे, ध्यान से देखना, ठीक है। परागकण की विशेषता किसकी? यानी वे पादप जिनमें वायु के द्वारा परागण होता है तो उन पादपों के परागकण की क्या विशेषता होनी चाहिए। अब आपको पता है हवा के माध्यम से जाएगा तो हल्का होना चाहिए, ठीक है ना। क्या होना चाहिए? हल्का होना चाहिए। शुष्क होना चाहिए यानी नमी नहीं होगी, ठीक है ना। रोएदार यानी रेशेदार रहेगा तो हवा के माध्यम से क्या उड़ के चला जाएगा। और क्या होना चाहिए? चिपचिपा होना चाहिए। तो हमारे पास ये क्या हो गई? विशेषता हो गई यहां पर। तो लिख दो नंबर 1 लगाकर, परागकण कैसे होने चाहिए? शुष्क होने चाहिए, ठीक है। दूसरी विशेषता वो क्या है? हल्के होने चाहिए, हल्के एवं रोम युक्त होने चाहिए। तीसरी विशेषता होती है चिकने होने चाहिए। ये विशेषता होनी चाहिए किसकी? जिसमें वायु परागण होता है उसके परागकणों की, ठीक है। अब इसमें देखो ये भी पूछ रहा है कि ऐसे पादप होते हैं या पुष्प होते हैं उनकी वृत्तिकाग्र की क्या विशेषता होनी चाहिए। तो यहां पर लिखो वृत्तिकाग्र की विशेषता, वृत्तिकाग्र की विशेषता क्या क्या रहेंगी पता है? सीधी सी बात है। एक तो कैसी होनी चाहिए? रोमिल होनी चाहिए। घास कुल के जो भी पादप होते हैं उन सब में क्या होती है? रोमिल संरचना होती है। दूसरी कैसी होनी चाहिए? खुरदरी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? खुरदरी होनी चाहिए। और एक ऐसी चिपचिपी होनी चाहिए, ठीक है ना। चिपचिपी होंगी तो ही क्या होंगे? ये परागकण जैसे हवा से उड़ के आएंगे तो क्या हो जाएंगे? चिपक जाएंगे। तो यहाँ पर लिख दो नंबर 1 लगा के लिखो यहाँ पर वृत्तिकाग्र रोमिल होनी चाहिए।
ठीक है। दूसरी विशेषता हो गई हमारे पास, कैसी होनी चाहिए, खुरदरी। खुरदरी होनी चाहिए। तीसरी विशेषता है हमारी, आप इसे बुर्श युक्त होनी चाहिए। जैसे टाइपा पादप होता है उसमें कैसी होती है, बुर्श, तो बुर्शनुमा होनी चाहिए। यहां पर एक घास कुल के पादप टाइपा से, ठीक है ना। यहां कोष्टक में लिख रहा हूं मैं, बुर्शनुमा किस में होती है, टाइफा पादप में होती है, ध्यान रखना, ठीक है। और कैसी होनी चाहिए, चिकनी होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, चिकनी। तो ये चौथी विशेषता हो गई हमारी, क्या यहां पर, चिपचिपी होनी चाहिए, ठीक है। ये विशेषता है सारी तरह। तो आपको यहाँ क्या करना है, अभी हमारे पास पूरी विशेषता हो गई पर परागण के। पर परागण में वायु विधि है, उसमें हम क्या लिखेंगे, पुष्प के पराग कोश से परागकण वायु द्वारा दूसरे पादप की पुष्प की वर्ती कागर पर पहुंच जाते हैं, तो उसे क्या कहेंगे, वायु परागण कहा जाता है। किसमें होता है, गेहूं पादप है, बाजरा, जौ का, ठीक है, इन सब में होता है, ठीक है। फिर है परागण की विशेषता, यानी परागकण है उसकी विशेषता बतानी है। तो कैसा होना चाहिए, शुष्क होना चाहिए, हल्का, तभी तो हवा के माध्यम से उड़ के जाएगा। हल्का एवं रोम युक्त होना चाहिए, चारों तरफ रोमनुमा संरचना होगी, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, उड़ के चला जाएगा, ठीक है। चिकने होने चाहिए, चिकने का मतलब है नमी युक्त चिकने होंगे तो क्या हो जाएगा, आसानी से इसके ऊपर चिपक जाएंगे। तीसरा हमारे पास वर्तिकाग्र की क्या विशेषता है, तो वर्तिकाग्र कैसी होनी चाहिए, रोमिल होनी चाहिए, खुरदरी होनी चाहिए, बुर्शनुमा होनी चाहिए और चिपचिपी होनी चाहिए, ठीक है। ये हमारा क्या था, पर परागण था। और पर परागण में कौन सी विधि थी हमारे पास, वायु परागण की। स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। दूसरी हमारे पास विधि है इसकी, क्या है, दूसरी हमारे पास जो इसकी विधि है वो है जल परागण या जल के द्वारा परागण की क्रिया। जल द्वारा परागण की क्रिया, ये दूसरा है। यहां पर ध्यान देना है आपको, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, परीक्षा में आता है। बात तो वही हो गई कि जलीय पादपों में क्या होता है, परागकण होते हैं, वो क्या होते हैं, जल के माध्यम से क्या हो जाते हैं, वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं। तो क्रिया क्या हो जाएगी हमारे पास, जल परागण की क्रिया। क्या हो जाएगी, जल परागण की क्रिया। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, ये डायग्राम चित्र है, इनको मैं मिटा रहा हूँ क्योंकि अब इनकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी हमें। जलीय पादपों के क्या बनाने पड़ेंगे, हमें चित्र बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पहले हम परिभाषा लिखेंगे, वही बात है, क्या लिखेंगे, जब परागकोश से परागकण किसके माध्यम से जाएंगे यहां पर, ठीक है, जल के द्वारा। तो लिख दो, जब परागकोश से परागकण जल के द्वारा पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं,
तो वह जल परागण कहलाता है। जल परागण कहलाता है। समझ गए? अब ये जल परागण होता है, ये क्या होता है? दो प्रकार का होता है। एक तो होता है क्या? अधो, और एक क्या होता है? अधि। क्या होता है? अधो या अधि। ठीक है, तो यहां पर मैं बता रहा हूं अधो का मतलब क्या है। पहला हम पढ़ेंगे अधो जल परागण। अधो, अधो का मतलब यहां पर सीधी सी बात आ रही है हमारे पास कि कुछ पादप यानी जलीय पादप ऐसे होते हैं जिनमें क्या होता है, मैं यहां पर इसका डायग्राम बनाता हूं पहले, ठीक है आपको। ये हमारे पास ये जल की संरचना बना दी हमने। क्या हमारे पास ये जल है, ये इतना पूरा का पूरा यहां पर कोई तालाब मान लिया। इसमें हमारे पास क्या है? ये पादप है। क्या है हमारे पास? हरा रंग का पादप रहेगा, पता है आपको। ये हमारे पास हरे रंग के क्या है? पादप है। इस हरे रंग के पादप के ऊपर ये क्या आ रहा है? लाल रंग का क्या आ रहा है हमारे पास? पुष्प आ रहा है। आ रहा है पुष्प, ठीक है। ये हमारे पास इधर क्या हो गया? ये पादप है, और इसके ऊपर भी ये हमारे पास यहाँ क्या आ गया? ये पुष्प आ गया। इधर भी ये क्या आ गया? पुष्प आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि हवा के माध्यम से ये इसकी ऊपरी सतह हो गई है। अधो का मतलब है कि जब पुष्प के परागकण, ये हमारे पास परागकण है, ये परागकण पानी की सतह से बहकर कहाँ आ जाते हैं? इस पुष्प की वर्तिकाग्र पर आ जाते हैं। तो ये क्या कहलाएगा? अधो जल परागण। क्यों? कि ये जल के अंदर ही हो रहा है, यानी परागण की क्रिया कब है? जब अंदर के अंदर परागकण चलता है और अंदर के अंदर पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंच जाता है, तो ये क्या कहलाएगा? अधोजल परागण। किसमें होता है? नाजाश पादप होता है, ठीक है ना, सीरोटोपिलस पादप होता है। इनमें क्या होता है? यानी अधोजल परागण होता है, ठीक है। जोस्टेरा होता है, यहाँ पर लिख दूंगा मैं भी। तो यहाँ पर ध्यान देने की बात है, यहाँ लिख दो जब जलीय पादपों के पुष्प के परागकण जल के अंदर ही गति करते हुए पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं, तो उसे क्या कहेंगे? अधोजल परागण। अधोजल परागण कहा जाता है। समझ गए? यानी परागकण है हमारे पास, यहाँ पर ये मैं बता दूं चित्र में, ठीक है। हमारे पास ये पुष्प है इधर, और ये भी हमारे पास यहाँ क्या है? पुष्प है। तो ये परागकण है, यहाँ से निकल के मान लेना, ये भी हमारे पास पुष्प है। ये परागकण है, यहाँ पर क्या है? ये परागकण। ये यहाँ से हवा के माध्यम से जाकर कहाँ पहुँच गया? यहाँ पर पहुँच गया। क्या हो गया? यहाँ पर पहुँच गया। तो ये क्रिया जल के अंदर हो रही है। किसके अंदर है? अंदर। तो नाम क्या हो गया? अधोजल परागण। समझ गए? ये हमारे पास क्या थी? प्रक्रिया थी।
अब इसके उदाहरण है हमारे पास, एक तो नाजायज पादप है, तो यहाँ नाम लिख दो, जैसे नाजायज जोस्टेरा, क्या है, नाजायज जोस्टेरा और सीरेटोफिलस, सीरेटोफिलम भी बोलते हैं इसको। ब्रायोफिलम होता है हमारे पास, वैसे क्या होता है हमारे पास, सीरेटोफिलम। ये इसके क्या है हमारे पास उदाहरण है, क्या है, उदाहरण है। अब हमारे पास अगला जो पादप आता है, ठीक है ना, तो अधोजल हो गया। अब हम पढ़ेंगे कौन सा, अधिजल। क्या पढ़ेंगे, अधिजल। नाम से पता चल रहा है। अब अधोजल, जल के अंदर की तरफ परागण की क्रिया होती है तो क्या कहलाएगा, अधोजल। और यदि पानी की ऊपरी सतह पर परागण चल के क्या होते हैं, दूसरे पुष्प पर पहुंच जाते हैं तो क्या कहलाएगा, अधिजल। क्या कहलाएगा, अधिजल। यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लो इसका। वेलिस्नेरिया पादप होता है हमारे पास, क्या होता है, वेलिस्नेरिया पादप, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरा हमारे पास जो पॉइंट है परागण का वो है अधिजल। क्या है, अधिजल परागण, ठीक है। यानी इसमें क्या होता है कि जलीय पादपों में जो परागण होता है वो क्या होता है, जल की सतह पर तैरता हुआ क्या करता है, या गति करता हुआ दूसरे पुष्प की वर्ती कागर पर पहुंच जाता है, ठीक है। तो लिखो, जलीय पादपों के पुष्प के परागकण, पुष्प के परागकण जल की ऊपरी सतह, ऊपरी सतह पर गति करते हुए दूसरे पुष्प की वर्ती कागर पर पहुंच जाते हैं तो उसे क्या कहेंगे, अधिजल परागण की क्रिया कहा जाता है। कौन सी, अधिजल परागण की क्रिया कहा जाता है, ठीक है। उदाहरण है, वेलिस्नेरिया पादप होता है हमारे पास, क्या होता है, वेलिस्नेरिया पादप। जैसे वेलिस्नेरिया पादप, इसमें क्या होता है, इधर डायग्राम में देख लो यहां पर, ठीक है, बता दूं मैं। वेलिस्नेरिया पादप की पुष्पों की विशेष रचना होती है। इधर देखना, ध्यान से समझना। यहाँ पर ये हमारे पास क्या है, वेलिस्नेरिया पादप है। इसकी ये पत्तियां हो गई, यहाँ पर क्या हो गई है, पत्तियां, ठीक है, ये पत्ती हो गई। यहाँ पर इसमें ये क्या होता है, तंतु निकल के जाता है यहाँ पर, ठीक है। ये दूसरा तंतु निकल के क्या हो गया, चला गया। या हमारे पास इधर दूसरा पादप मान लेना वेलिस्नेरिया का, ठीक है। ये दूसरा पादप है हमारे पास जिसकी ये क्या है, पत्ती है। और ये इसमें क्या होता है, ये हमारे पास इसका क्या है, मादा पुष्प है। क्या है, ध्यान से देखना यहाँ पर, ये मादा पुष्प है वेलिस्नेरिया का,
ठीक है, ये वर्तिकाग्र आगे कहने का मतलब। इधर हमारे पास इसमें क्या है, ये परागकोश है। क्या है हमारे पास, ये परागकोश। और ये हमारे पास क्या है, जल इतना सा भरा हुआ है। ध्यान से देखना यहाँ पर अंदर पादप के सब, ये भी हमारे पास क्या है, पुष्प है। ये भी क्या है हमारे पास, पुष्प है। ध्यान से समझने की बात है यहाँ पर। अब क्या होता है कि जब इस पादप में नर पुष्प विकसित हो जाता है तो ये बाहर निकलेगा, यानी परागकोश होता है, ये बाहर निकलता है। ये इस स्प्रिंग को क्या करता है, इसकी वृद्धि को क्या करता है, बढ़ाता है। जैसे जैसे ये बढ़ाएगा ये पुष्प क्या हो जाएगा, बाहर की ओर क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। और ये पानी की सतह पर इसने क्या छोड़ दिए, परागकण छोड़ दिए। अभी पानी की सतह से परागकण क्या हो जाएंगे, तैरते हुए क्या होते हैं, इधर गति करते हैं, ऐसे गमन करेंगे। गमन करने के पश्चात अब ये मादा पुष्प है, इसकी कुंडली यहाँ से क्या होगी, बाहर की तरफ निकलेगी। जैसे परिपक्व हो जाएगी बाहर की तरफ ऐसे निकल जाएगी। और ये जैसे परागकण इधर से आएगा ये इसके अंदर गिर जाएगा। जैसे ही गिर जाएगा ये पुष्प बंद हो जाएगा और इसको नीचे की ओर वापस ही आ जाएगा। और ये क्रिया कौन सी हो गई, अधि परागण की क्रिया। समझ गए क्या हो गई, अधि परागण की क्रिया। तो हमारे पास ये था क्या, जल परागण। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि कुछ जलीय पादप ऐसे होते हैं, क्या होते हैं, कुछ जलीय पादप ऐसे होते हैं जिनमें जल का या जल के द्वारा परागण नहीं होता है। किसके द्वारा, जल के द्वारा। एक तो होता है निम्फिया पादप, मैं यहाँ लिख रहा हूं, नोट लगा के ध्यान रखना। ये निम्फिया पादप है हमारे पास। कौन सा है, निम्फिया पादप। ठीक है, एक है हमारे पास मीरियोफिलम पादप, मीरियो फिलम पादप। दो पादप है, दिख गए। ये दोनों पादप कैसे हैं, जलीय। एक होता है पोटेमोसिटोन भी होता है, लेकिन यहाँ मैं दो ही के बारे में बताऊंगा, निम्फिया पादप और मीरियोफिलम पादप। ये दोनों पादप कैसे हैं, जलीय। लेकिन ये जलीय होते हुए भी इनमें परागण की क्रिया किससे होती है, जल से नहीं होती है। किसे, जल से नहीं होती। निम्फिया पादप है वो जलीय पादप है, लेकिन परागण की क्रिया किससे होती है, कीट द्वारा। ध्यान रखना, नोट लगा के लिखना, अपवाद है ये कि निम्फिया पादप है वो जलीय पादप है, परंतु फिर भी क्या होता है उसमें जल के द्वारा परागण न होकर किसके द्वारा होता है, कीट द्वारा। ठीक है, ऐसे ही क्या होता है हमारे पास मीरियोफिलम पादप है। कौन सा है, मीरियोफिलम पादप है। इस मीरियोफिलम पादप में क्या होता है, पादप कौन सा है, जलीय। कौन सा है, जलीय पादप। लेकिन फिर भी इसमें परागण की क्रिया किसके द्वारा होती है, वायु द्वारा। किसके द्वारा होती है, वायु द्वारा। नोट लगा के लिख लेना यहाँ पर अच्छी तरह से। ठीक है, अब कल का हमारा जो पॉइंट रहेगा, दो पढ़ लिया आज हमने। ठीक है, एक तो पढ़ा है क्या, वायु द्वारा परागण, एक पढ़ा है जल द्वारा परागण। ठीक है, और कल का हमारा जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा कीट द्वारा परागण। ठीक है, तो कल पढ़ेंगे। चित्र बना लेना इसके नीचे, वेलिस्नेरिया पादप पे ध्यान रखना, असली देना। वेलिस्नेरिया पादप में कौन सा परागण है, आदि जल परागण। ठीक है, लिख देना, ये डायग्राम हो गया इसका। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।